हाँ दोस्तों, हम लोग देख रहे थे हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में था कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई और उसको जांच करने के लिए दो कमेटी बनाई गई। एक कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाया था और एक अंग्रेज द्वारा भी कमेटी बनाई गई थी। तो अंग्रेज द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी वो हंटर कमेटी था। इसमें था पांच अंग्रेज का टीम था और प्लस 3 भारतीय थे। तो अंग्रेज की टीम में तो हम लोग जान रहे हैं कि इसके अध्यक्ष जो थे वो हंटर था, और दूसरा जो था 3 भारतीय, इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला जो भारतीय था वह चमनलाल, और दूसरा पहला था वो चमनलाल, और दूसरा जो थे उनका वो क्या किया कि वो सुल्तान अहमद, दूसरा जो थे वो सुल्तान अहमद थे। दूसरा सुल्तान अहमद, और तीसरा जो थे वो थे तुमको जगत नारायण। तीसरा जो थे वो जगत नारायण थे। तो इसीलिए ये तीनों को याद रखना जरूरत है। हंटर कमेटी का गठन हुआ 1919 में। इसके अध्यक्ष हंटर थे। एक पहला था चमनलाल, दूसरा सुल्तान अहमद और तीसरा जगत नारायण। यही दो चीज याद रखना है। और यह इन्होंने क्या किया कि रिपोर्ट सौंपा, और ये रिपोर्ट के हिसाब से क्या किया कि जनरल डायर को बरी कर दिया गया। अब हम लोग एक चीज इसमें देख रहे हैं कि ये तो अंग्रेजों द्वारा गठित कमेटी था, और इंडियनों द्वारा जो कमेटी गठन किया गया था उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया ने जो कमेटी का गठन किया था वह कमेटी था तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी। इसके जो अध्यक्ष थे वो मदन मोहन मालवीय थे। अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। 1919 में भी गठन हुआ था। मदन मोहन मालवीय। इसके अध्यक्ष थे जो मदन मोहन मालवीय थे। सदस्य जो थे वो महात्मा गांधी। सदस्य महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। इसके सदस्य महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष जो इसके थे वो मदन मोहन मालवीय थे, तहकीकात कमेटी की। और अब इसके बाद देखते हैं ये इन्होंने क्या किया कि ये कांग्रेस द्वारा ये कमेटी का गठन किया गया था। कांग्रेस ने इस कमेटी का गठन किया था। और देखिए ये कमेटी का गठन होने के बाद महात्मा गांधी और जो भी कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने देखा कि इसमें तो बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट, जनरल डायर ने बहुत अन्याय किया है, क्योंकि वो क्या किया था कि निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया था जिसमें 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। उनको ये कमेटी में इन्होंने पता नहीं, और इसी के थ्रू असहयोग आंदोलन का शुरू हुआ। 1919 के बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम तहकीकात कमेटी जो देखा, अध्यक्ष जो मदन मोहन मालवीय थे, सदस्य महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू जी थे। और इन्हीं के उपरांत इसी सब देखने के बाद क्या हुआ कि अपना असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। असहयोग आंदोलन का शुरुआत हो गया। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के उपरांत क्या क्या घटना घटी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के उपरांत इसी के थ्रू क्या क्या कि असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। और असहयोग आंदोलन के उपरांत जो घटना घटी उसके बारे में हम लोग पहले अब जिक्र करेंगे। अब हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन के उपरांत क्या क्या हुआ। असहयोग आंदोलन के उपरांत क्या क्या हुआ। देखिए असहयोग आंदोलन के उपरांत जो पहला जो हुआ वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन
वर्ष 1924 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था, इसके संस्थापक थे सचिंदर सन्याल और क्रांतिकारी आंदोलन को पुनः जागृत करना। इनका काम था कि क्रांतिकारी आंदोलन जो बीच में जो सुस्त पड़ गई थी उसको फिर से जागृत करना। तो इसके ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जन्म हुआ 1925 में, स्थापना हुई 1925 में स्थापना हुई। और इनका जो मेन जो मकसद था, जो राजनीतिक क्रांतिकारी जो थोड़ा धीमी पड़ गई थी क्योंकि अंग्रेज ने बहुत तरह तरह के अत्याचार से दमन कर दिया था, उनका क्या करना था कि इसको पुनर्जागरण करना। और इसके संस्थापक से सचिंदर नाथ सन्याल, संस्थापक सचिंदर नाथ सन्याल इनके संस्थापक थे और क्या हुआ कि इसी जो संस्था के थ्रू क्या हुआ कि 1925 में कुछ कांड हो गई। इन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की घटना की सचिंदर नाथ सन्याल ने 1925 ईस्वी में। इनका काम था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म लेना, जागृत करना। और इसी के थ्रू कांड एक हो जाता है काकोरी कांड। काकोरी कांड होता है 19 अगस्त 1925 को, जिसमें क्या होता है कि जो कुछ जो सदस्य थे और HRA के सदस्य ने सहारनपुर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य, जिसको हम लोग शॉर्ट में HRA भी बोलेंगे, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, यही HRA के कुछ सदस्य ने काकोरी कांड हो जाता है। अब काकोरी कांड के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या था। काकोरी कांड अपना हो जाता है 25 अगस्त 1925 को यह कांड हो जाता है। और कांड जो हो जाता है इसमें मेन जो भूमिका रहती है वो HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की ही मेन भूमिका रहती है। और इसमें क्या होता है कि सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर काकोरी में मालगाड़ी में लूट हो जाती है। जो सहारनपुर से जा रही थी जो मालगाड़ी, उसमें क्या होता है कि लूट हो जाती है। लखनऊ लाइन, जो सहारनपुर से जो गाड़ी लखनऊ लाइन पर जा रही थी, लखनऊ लाइन पर जो जा रही थी सहारनपुर होते हुए, सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर जाती है और काकोरी के नज़दीक में इस मालगाड़ी में लूट हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सोने जवाहरात जो अंग्रेजों के थे वो रखा जाता है। तो अब इसके थ्रू जो देखिए, अब तो ये क्या 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 आंदोलन अब रूप लेने लगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसके थ्रू जो फांसी की सजा जो मिलती है वो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी, ये जो 4-5 लोग हैं, इन लोगों को फांसी की सजा दी जाती है काकोरी कांड में। तो कहीं कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इस कांड के थ्रू फांसी की सजा किसको दी जाती है। तो फांसी की सजा जो होती है उसमें क्या होता है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, उसके बाद रोशन लाल, चार लोगों को इसमें फांसी दी जाती है। रोशन लाल और एक और थे राजेंद्र लाहड़ी, तो इसमें जो काकोरी कांड में जो लखनऊ लाइन पे जो हुआ था काकोरी में सहारनपुर के आसपास, इसमें फांसी दी जाती है, जिसमें 4 आदमी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लाहड़ी, इन लोगों को फांसी दे दी जाती है। फिर इसके बाद जो होता है क्या होता है कि इसके 3 वर्ष के बाद
यह जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थोड़ा ठंडी पड़ जाती है। फिर इसके 3 साल के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ऊपर वाले को हम HRA, नीचे वाले को हम बोलेंगे HSRA। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये सब जो भी है वो असहयोग आंदोलन के उपरांत ही चल रहा है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है चंद्रशेखर आजाद का। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं हिंदुस्तान एसोसिएशन, हिंदुस्तान एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, हिंदुस्तान HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे HSRA, और दूसरा ऊपर वाला जो था HRA था, HRA। तो हम लोग याद करेंगे HRA, उसका जो स्थापना था 1925 में, इसकी जो स्थापना थी वो 1928 में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। उसका जो अध्यक्ष था वो सचिंदर सन्याल थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो संस्थापक थे वो सचिंदर सन्याल थे HRA का, और HSRA का जो संस्थापक हुआ चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। इसके जो संस्थापक थे वह चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इसके संस्थापक थे। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इसी के थ्रू लाहौर षड्यंत्र कांड भी हुआ था। अब देखिए, इसकी जो स्थापना 1928 में कर दी गई HSRA की, हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन पार्टी की। इसके संस्थापक जो थे वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है, एक सैंडर्स की हत्या हो जाती है। इसी संस्था द्वारा सैंडर्स की हत्या हो जाती है दिसंबर 1908 में। सैंडर्स की हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय को क्या किया था कि लाला लाजपत राय को जो बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, और उन्हीं के बदला लेने के लिए सैंडर्स की क्या कहता है कि हत्या कर दिया जाता है। यह क्या होता है, सैंडर्स जो होता है, इसको हम लोग देखते हैं सैंडर्स हत्या। यहां पर देख लेते हैं सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड जो होता है वो दिसंबर 1908 में होता है। सैंडर्स जो रहता है वह क्या करता है कि लाहौर का जो वह पुलिस रहता है, लाहौर के पुलिस अधीक्षक रहता है। लाहौर का जो सैंडर्स जो है वो लाहौर का पुलिस अधीक्षक रहता है, और उसी के देख रेख में क्या होता है कि लाला लाजपत राय को मारा जाता है, और जिसके कारण लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और क्या करते हैं कि इसी सब चीज को देखते हुए, विवाद को देखते हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और जो इनके जो ग्रुप में थे राजगुरु, ये सभी को क्या करता है, क्या किया जाता है कि इस सभी लोगों ने मिल करके सैंडर्स की हत्या कर देते हैं 1928 में। और इसमें क्या होता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सैंडर्स की हत्या हो जाती है। अब क्या होता है कि और ये तो पहला एक कांड हो जाता है सैंडर्स हत्याकांड। तो इसमें जो थे अब देखिए, असहयोग आंदोलन के बाद लाहौर षड्यंत्र का जो काम चलता है वो लाहौर षड्यंत्र की मुकदमा उनके ऊपर चलने लगती है। लाहौर षड्यंत्र का जो मुकदमा चलता है 1929 में, जतिन प्रसाद को 16 दिन की भूख हड़ताल की मृत्यु हो जाती है। 13 मार्च 1929 को भगत सिंह और
जो भी उनके साथ जो सहयोग थे बटुकेश्वर दत्त, सभी को फांसी दे दी जाती है। उन्हें से अनफ्लेड नोबेल पार्क में चंद्रशेखर आजाद की खुद की गोली से मृत्यु हो जाती है। इस तरह से यह आंदोलन क्या करता है कि स्थिर हो जाता है, यह आंदोलन खत्म के कगार पर हो जाता है। उसके बाद क्या करता है कि HSRA, हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक जो पार्टी होती है, HSRA का जो अध्यक्ष जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे, उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तब उसके बाद इसका जो नेतृत्व जो करने लगता है वह यशपाल इसका नेतृत्व करता है। यशपाल के हाथों में इसका नेतृत्व आ जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और बृहद घटना घट जाती है, चटगांव आर्मी रेड। अब HSRA के बारे में तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं चटगांव आर्मी रेड। चटगांव आर्मी रेड, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में क्या होता है, चटगांव आर्मी रेड में क्या होता है कि 1930 में सूर्य सेन जो मास्टर साहब थे, जिसको लोग मास्टर दा बोला करते थे, 1980 में ये क्या करते हैं कि शस्त्रागार को लूट लेते हैं। चटगांव आर्मी रेड के जो शस्त्रागार होता है, शस्त्रागार की लूट, चटगांव आर्मी रेड जो होता है, जहां पे क्या करता है कि शस्त्रागार की। अब देखिए लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन का क्या मतलब था कि उत्तर पश्चिम एक आंदोलन हो रहा था जिसमें खान अब्दुल गफ्फार था, जहाँ पे सारे जगह पर क्या हो रहा था कि आंदोलन का वो ग्रुप क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा। वहाँ पर ये क्या कर रहे थे कि शांति तरीका से आंदोलन का माने कि नेतृत्व कर रहे थे। तो इसीलिए हम लोग इसकी आंदोलन बहुत, जिसको शुद्ध अहिंसक आंदोलन बोलते हैं। और इसने क्या किया कि इन्होंने भी शांति तरीका से, इसीलिए इनको सीमांत गांधी कहते हैं, क्योंकि एक सीमा के उत्तर पश्चिम जो यूपी के साइड का जो एरिया है वहाँ पे शांति से क्या कर रहे थे कि इन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अब यहाँ से हम लोग आते हैं प्रांतीय चुनाव। ये सारा आंदोलन हो गया और क्या किया कि उधर जो लाहौर जो अधिवेशन हुआ उसके परिणाम क्या हुआ कि प्रांतीय चुनाव की मांग को जो क्या हुआ कि सरकार ने मान लिया और प्रांतीय चुनाव हुआ। प्रांतीय चुनाव 1937 में होता है। देखिए ये जो भी पॉइंट है वो सारा इंपॉर्टेंट, वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकल के आने की संभावना रहती है। अब देखिए 1935 अधिनियम के तहत 11 राज्यों में चुनाव, 6 में कांग्रेस के बहुमत और संयुक्त रूप से और संयुक्त प्रांत बिहार उड़ीसा। देखिए इसमें क्या हुआ कि चुनाव जो हुआ 1935 अधिनियम के तरह, 1935 के अधिनियम के तरह पूरे राज्य में पूरे में चुनाव हुआ, जिसमें क्या किया कि कांग्रेस की पूर्ण तरह से बहुमत हुआ। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कांग्रेस क्या हुआ कि फेलवर भी हुई, तो कांग्रेस के बहुमत आया। अब इसमें देखते हैं कि प्रांत, संयुक्त प्रांत बिहार उड़ीसा मध्य प्रदेश बम्बई मद्रास और जगह पर क्या की कि इनका देखिए इनका जो प्रांत कांग्रेस का जो प्रांतीय चुनाव हुआ, कांग्रेस ने क्या किया कि कुछ जगह पर कांग्रेस ने भी लगभग मोटा मोटी चुनाव जो हुआ उसमें कुछ जगह पर कांग्रेस ने देखिए कहाँ पे उन्होंने अपना संयुक्त प्रांत बिहार, संयुक्त प्रांत बिहार और उड़ीसा, संयुक्त प्रांत बिहार उड़ीसा मध्य प्रदेश बम्बई, मध्य प्रदेश बम्बई 1 2 3 4 5 और 6 जगह पर क्या हुआ था कि एक और नाम मैं भूल रहा हूँ, मद्रास, सॉरी हाँ मद्रास। ये क्या हुआ कि कांग्रेस ने इस 6 जगह पर क्या किया कि इनको पूर्ण बहुमत मिली। संयुक्त प्रांत बिहार उड़ीसा मध्य प्रदेश बम्बई और मद्रास
6 जगह पर इनको बढ़ा, और 2 जगह पर उन्होंने क्या किया कि गठबंधन से सरकार बनाई, जिसमें था पश्चिमोत्तर प्रांत में असम, पश्चिमोत्तर प्रांत और असम। और 2 जगह उन्होंने क्या किया था कि असम में, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में, पश्चिमोत्तर का जो प्रांत है उसमें क्या किया था, इन्होंने गठबंधन से सरकार बनाया था। गठबंधन से इन्होंने क्या किया कि प्रांतीय चुनाव हुई 1935 में, कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंबई और मद्रास में क्या किया गया, और इनको बहुमत नहीं मिला था, बहुमत नहीं मिला था। जो जगह थे बंगाल, पंजाब और सिंध, बंगाल, पंजाब और सिंध में क्या किया था कि इनको बहुमत नहीं मिला था, वहां पे बहुमत नहीं मिला। और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस का त्याग पत्र। और देखिए यह क्या क्या हुआ कि यहाँ पर तो इन्होंने क्या किया कि सरकार सभी लोगों ने गठन कर लिया। अब क्या किया कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और अंग्रेज ने बिना इंडिया की सरकार से पूछे हुए, बिना जो इंडियन का जो वहाँ पे जो नेतृत्व करता था उनसे बिना पूछे हुए क्या करता है कि इंडिया को क्या करता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेता है। जिसके कारण क्या होता है कि कांग्रेस ने सारे जितने भी जगह पर उन्होंने सरकार बनाई थी वहाँ से उन्होंने त्याग पत्र दे देते हैं। और 1939 मुस्लिम लीग ने, और उसी दिन क्या किया कि 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या किया कि उसने क्या किया कि इसका समर्थन कर दिया था। मुस्लिम लीग ने, प्रांतीय चुनाव हुआ और ये सारे चीज जो हो गया, इसको देखने से, क्योंकि जो मुस्लिम लीग जो थे उसको तो कहीं पे बहुमत सही ढंग से नहीं मिल पाया था, तो उसने क्या किया था कि उसने उस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो इस चीज को याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को क्या किया था कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, मुक्ति दिवस के रूप में। और इसका जो सपोर्टर था बाल गंगाधर तिलक भी इसका समर्थक थे, बीजी तिलक समर्थक थे। अब यहां से हम लोग आ जाते हैं आजाद हिंद फौज। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रांतीय चुनाव के बारे में हम लोग देख लीजिए, जहाँ पे उसको कांग्रेस को 6 जगह पे बहुमत मिला था, 8 जगह पे नहीं, और 2-3 जगह पे उनको नहीं मिला था। तो अब हम लोग देख लेते हैं आजाद हिंद फौज, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का नाम हम लोग सभी लोग जानते हैं। इसका विचार किसके मन में आया था? विचार इसका जो सबसे पहले विचार आया था, इसका विचार जो देने वाले थे मोहन सिंह। अब वो गदर पार्टी वाला सोहन सिंह नहीं सोच लीजिएगा, गदर पार्टी का जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह थे, और उसके संस्थापक जो लाला हरदयाल थे। तो ये इनका जो विचार था वो सोहन सिंह ने दिया था। और इसका जो गठन जो किया वो गठन था वो रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस। तो आजाद हिंद फौज का विचार मोहन सिंह के मन में आया था, और इसका गठन जो किए वो रास बिहारी बोस ने क्या किया था कि गठन किया था 1942 में, 1942 में। और सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस वह 1943 में आकर के क्या करते हैं कि आजाद हिंद फौज से जुड़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि 1943 में आकर के और सिंगापुर में इसके नेतृत्व करते हैं, और वहाँ से ये क्या करते हैं कि जुड़ते हैं। और एक चीज़ और, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे।
तो इस तरह हम लोग देखिए आज़ाद हिंद फौज विशाल मोहन सिंह गठन रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आकर के इसमें जुड़े थे। तो इसे बार बार क्वेश्चन बोलते। उसके बाद अब यहाँ से हम लोग आते हैं गांधी युग का शुरुआत। गांधी युग कैसे कैसे आता है और क्या गांधी जी के विचार में ख्याल आते हैं क्या मन में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब जो हमारा जो लास्ट चरण था वो गांधी युग। देखिए गांधी युग, जो गांधी जी थे वह साउथ अफ्रीका में क्या करते थे कि वह लॉ का प्रैक्टिस करते थे। तो उनका जो वह किसी का केस लड़ने के लिए वह साउथ अफ्रीका गए थे। वह ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के नहीं थे, वह केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, जिस पर हम लोग 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय माने कि अवकाश भी घोषित किया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 का इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, जो गुजरात का एक प्रांत है। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी थे। करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई गांधी, जिसे अभी क्वेश्चन नहीं आता है। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और इनकी सबसे मुख्य बात है कि 13 वर्ष में इनकी शादी हो गई थी। पढ़ाई इनका जो हुआ वह 1889 से 91 तक बैरिस्ट्री की पढ़ाई इन्होंने की थी इंग्लैंड से। इंग्लैंड में इनकी पढ़ाई हुई थी। इंग्लैंड में पढ़ाई इनकी बैरिस्ट्री की हुई थी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका का यात्रा इन्होंने किया था 1893 ईस्वी में व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस के मुकाबले। तो आप देखिए, अब दक्षिण अफ्रीका ये गए थे, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। 1893 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ पे एक जो दादा अब्दुल्ला थे उनका केस के मुकदमा, एक व्यापारी था, व्यापारी दादा अब्दुल्ला, व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिला में या क्या गए थे वहाँ पे। और वहीं से क्या किया कि वो ये एक यात्रा कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया, प्रिटोरिया जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी भी है प्रिटोरिया। तो वह क्या कर रहे थे कि डरबन से प्रिटोरिया के बीच में के क्रम में ही उनके साथ मैरिन्सबर्ग एक जगह आता है, वहीं पे उनके साथ रेल में एक दुर्घटना घटी थी कि किसी अंग्रेज ने उनको क्या किया था कि बैठे हुए सीट से उठा दिया था। और वहीं से क्या किया कि उनके मन में यह आंदोलन की जागृति पैदा हुई। तो अब देखते हैं यहाँ से उन्होंने अब इस चीज़ से उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा आहत हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि वहीं पे अब आंदोलन करने का उन्होंने विचार किया और उन्होंने क्या किया कि 1894 में, याद रखिएगा, नटाल इंडिया कांग्रेस 1894 में उन्होंने किया था नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना। नटाल इंडिया कांग्रेस, और यह स्थापना किए थे साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो याद रखिएगा 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, जो डरबन से पिटोरिया जाने के क्रम में जो उनके साथ घटना घटी, उसके बाद वह क्या किए कि आंदोलन उन्होंने क्या किया कि क्रांति से जुड़ गए और उन्होंने क्या किया कि 1898 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। फिर यहाँ पे 1903 में इन्होंने क्या किया, एक अखबार भी लिखा। अखबार जो लिखा द इंडियन ओपिनियन, एक अखबार लिखे। फिर वो क्या किए कि 1904 में फिनिक्स आश्रम, 1904 में फिनिक्स आश्रम, ये सारा जो है वो साउथ अफ्रीका की पार्ट चल रहा। 1894 में उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की है दक्षिण अफ्रीका में। फिर 1913 में द इंडियन ओपिनियन बुक
इनकी बुक है द इंडियन ओपिनियन, उन्होंने लिखा। फिर 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना उन्होंने किया। और क्या किए कि 1906 में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग किया। फिर 1906 में उन्होंने क्या किया कि प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया 1906 ईस्वी में। 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज, 1906 में ही उन्होंने क्या किया था, 1909 में सॉरी 1909 में उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही हिंद स्वराज नामक पुस्तक उन्होंने लिखा 1909 में। तो ये देखिए साउथ अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना, 1903 में द इंडियन ओपिनियन, ये भी बुक था उनका। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग, और 1909 में फिनिक्स स्वराज नामक पुस्तक, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। अब देखते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी फिर इंडिया आते हैं। 9 जनवरी 1915 को इंडिया आते हैं, और 9 जनवरी 1915 में को इंडिया आते हैं, और 9 जनवरी 1915 को अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को वो इंडिया आते हैं। इंडिया आगमन होता है। 9 जनवरी 1915 को वो इंडिया में उनका आगमन होता है। और यहाँ से क्या करते हैं कि, और देखिए 9 जनवरी को हम लोग पूरे देशवासी अप्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, अप्रवासी दिवस। तो इसको भी याद रखिएगा, अप्रवासी दिवस के रूप में हम लोग 9 जनवरी 19 अप्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये अपने गुरु बनाते हैं। प्रथम उनके गुरु जो होते हैं, गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले, गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। और इनके बारे में वो क्या करते हैं कि यहाँ की जो जानकारी है उसके बारे में वो क्या करते हैं कि जानकारी लेते हैं कि यहाँ के आंदोलन के बारे में, आंदोलन के विषय में क्या जानकारी हुआ। और इसीलिए इसे भर्ती करने वाला सार्जेंट भी बोला जाता है, सार्जेंट की संज्ञा भी दी जाती है, भर्ती करने वाला सार्जेंट। फिर 1916 में साबरमती आश्रम, अब इंडिया में आते हैं तो 1916 में उन्होंने क्या किया कि साबरमती की स्थापना की। साबरमती की स्थापना 1916 में साबरमती की स्थापना। फिर 1917 में क्या किया कि चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1916 में। 1900 खेरा आंदोलन, इस सब आंदोलन के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे आगे डिटेल में। अभी जान लेना है कि इन्होंने क्या क्या किया। 1918 में खेरा आंदोलन, फिर 1918 में ही क्या किया कि टेक्सटाइल मिल आंदोलन होता है, माने कि अहमदाबाद मिल आंदोलन, इसको इसीलिए संग्रहित कर दिया कि महात्मा गांधी का जो ये इंडिया में कार्य है, इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1916 में साबरमती की स्थापना, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेरा आंदोलन, 1918 में फिर अहमदाबाद आंदोलन। तो ये सब जो इनका जो था ये सबसे बड़ा। और उसके बाद फिर आता है खिलाफत आंदोलन। ये महात्मा गांधी का जो चलाया गया आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 तक, और उसके बाद यहाँ से फिर शुरुआत हो जाती है असहयोग आंदोलन। अब देखिए
आप लोगों को अगर किसी तरह का कोई परेशानी होगा तो फिर से वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। ये परमानेंट वीडियो और यूट्यूब पर ही उपलब्ध रहेगा। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं असहयोग आंदोलन। अब देखिए असहयोग आंदोलन जो होता है वो 1919 से स्टार्ट होता है। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो निर्णय आता है उसके थ्रू क्या हंटर आयोग का निर्णय था, और दूसरा जो इंडिया का जो तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट था उसको देखते हुए फिर क्या करता है कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन 1920 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन फिर स्टार्ट होता है। असहयोग आंदोलन नागपुर के अधिवेशन में लिया गया था। यह असहयोग आंदोलन का डिसीजन नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को लिया गया था। एनी बेसेंट और इसका कथन जो था, इसको एनी बेसेंट ने इसको मूर्खतापूर्ण निर्णय कहा था। एनी बेसेंट ने इसको मूर्खतापूर्ण निर्णय कहा था। और उसके बाद 5 फरवरी 1900 और देखिए 5 फरवरी 1922 को क्या होता है कि चौरी चौरा कांड हो जाती है। चौरी चौरा कांड हो जाती है। चौरी चौरा कांड होता है, पहले ही बता चुका हूँ कि अब जब क्या हुआ था कि वहाँ पे 1919 को में जब जालियांवाला बाग हत्या का जनरल डायर को बरी कर दिया गया था, तो उसको देखते हुए जब असहयोग आंदोलन चलता है तो असहयोग आंदोलन इस चीज़ को बहुत बड़ा उग्र रूप ले लेता है क्रांति का। तो क्रांतिकारी का जो उग्र रूप लेने के बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, जहाँ पे एक थाने में जो पुलिस के जो पदाधिकारी, जो पुलिस के जो लोग थे, उनको घेर करके उसमें आग लगा दिया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है। चौरी चौरा गोरखपुर के आसपास की ये घटना होती है। उसके बाद महात्मा गांधी इससे बहुत आहत होते हैं और 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद। असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं स्वराज पार्टी। कुछ ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसके बारे में भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर जाता है एग्जाम में, तो इस सबको याद रखना है। इसमें जो फैक्ट है उसको याद हर हाल में रखना है, क्योंकि बीपीएससी चाहे कोई भी रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहीं से क्वेश्चन पूछता है। मेरा बनाने का मेन मकसद यही होता है कि मैं आपको वहाँ से याद कराता चलूँ और याद करते चलिए, और क्या कीजिए कि वो जो एक बार अगर याद नहीं हो तो उसको रिकॉल कर लीजिए। रिकॉल करने से क्या होगा कि आपकी जो त्रुटियाँ होंगी वह आपको पता होगी और थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होने से क्या होता है कि आपका क्योंकि इतिहास का जो भी पर्सन है वो बार बार रिवीजन से ही आपको याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह क्या हुआ था कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, और इसके स्थापना जो करने वाले थे वह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। और इनका मेन जो मकसद था वो विधान परिषद में जाने का, विधानसभा जो चुनाव था उसके थ्रू चुनाव में जाने का इनका मेन मकसद था, और इनको इसमें बहुत तरह की सफलता मिली। इसका जो संस्थापक थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू।
ये 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की और इनका मेन संस्था करने का जरूरत था कि कांग्रेस में बहुत तरह के लोग थे जो चाहते थे कि चुनाव प्रांतीय चुनाव ना हो, और प्रांतीय चुनाव में जाने का और इन्होंने अपना पावर का इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने एक स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसी चीज को, क्योंकि इसमें गांधी जी जो थे वह चुनाव नहीं चाहते थे और ये लोग जो थे वो चुनाव चाहते थे कि चुनाव हो जाए, कुछ मेरे हाथ में पावर आए, सत्ता आए और मैं भी कुछ सरकार से मांग सकूं। तो गांधी जी का विचार था। तो इसी चीज को देखते हुए फिर गांधी-दास पैक्ट समझौता हुआ। चित्तरंजन दास और प्लस गांधी जी के बीच क्या किया कि बाद में एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, गांधी-दास पैक्ट भी बोलते हैं, जिसको पूना पैक्ट, गांधी-दास पैक्ट बोलते हैं, इसको पूना पैक्ट भी बोलते हैं। गांधी-दास पैक्ट और पूना पैक्ट, जो पूना में एक समझौता हुआ। क्या हुआ कि इसमें गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में जो मतभेद था उनको दूर किया गया 1924 ईस्वी में। और चित्तरंजन दास जानते हैं, चित्तरंजन दास वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। तो उसी स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई, गांधी-दास पैक्ट भी हुआ, पूना पैक्ट भी हुआ। फिर इस दल की बाद में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद चित्तरंजन दास मृत्यु के बाद क्या होता है कि इस पार्टी की उतनी बड़ी सहयोग नहीं रह जाती है। अब उसके बाद आते हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या मतलब है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो नहीं करें, जो सही चीज़ है उसको फॉलो करें। सरकार मेरे ऊपर कुछ भी थोप दे इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी करता चला, जो सही चीज़ है उसके हिसाब से चलने के लिए। तो इसमें आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन मकसद था कि सरकार का जो मांग थी, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो मांग थी, उसमें क्या करना था कि उसको मानना, नहीं तो आपकी जो गाइडलाइन है मैं उसको तोड़ दूंगा। गांधी जी द्वारा मेनली चलाया गया था। और देखिए इसमें 1930 में 11 सूत्री मांग रखी गई इरविन के सामने। इरविन के पास गांधी इरविन समझौता भी बाद में हुआ था। तो इरविन के सामने क्या किया गया कि इरविन 11 सूत्री मांग रखा गया था। 11 सूत्री मांग रखा गया था इरविन के सामने। उस समय गवर्नर जनरल हमारा इरविन ही थे। और इसमें इस मांग को क्या किया गया, रखा गया और इरविन ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। तो गांधी जी ने उसी समय दांडी मार्च स्टार्ट किया। दांडी यात्रा क्या कहते हैं कि दांडी यात्रा जो हुआ वह 12 मार्च 1930 को दांडी से, मानिए 12 मार्च से स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल तक 6 अप्रैल 1930 तक यह चला। इसमें क्या हुआ था कि दांडी यात्रा में आपको 78 सहयोगी, इस चीज को याद रखिएगा, 78 सहयोगी ने भाग लिया था। 78 सहयोगी और 241 मील, 78 सहयोगी थे और 241 मील की दूरी तय की गई थी। मील दूरी तय किया गया, तो इसको याद रखिएगा। 78 सहयोगी थे और 241 मील की दूरी तय की गई थी। और दांडी यात्रा में ही क्या किया था कि कुछ सेना जो नेतृत्व करता थे, उसमें से जो पुरुषों की एक सेना थे जिसको और एक बार क्वेश्चन पूछ देता हूं, मजली सेना भी एक थी, जो महिलाओं का भी एक गठन था जो दांडी यात्रा में ही महिला। और यही एक आंदोलन था जिसमें महिला ने सबसे ज्यादा भाग लिया था। उसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ।
ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले आदमी कौन थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले, जो भीमराव अंबेडकर तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिए थे। और देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखिए इसमें था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो था, इसमें कांग्रेस भाग लिया, 1930 में हुआ। इसमें कांग्रेस की भागीदारी नहीं थी, लेकिन भीमराव अंबेडकर इसमें थे। अब देखिए 1930 में कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें क्या किया कि गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ दिया जाता है। और क्योंकि गांधी जी ने भाग लिया था तो कांग्रेस सदस्य भी इसमें भाग लिया। और तृतीय जो गोल सम्मेलन थे ये 1931 में था, और ये 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें भी गांधी जी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। क्योंकि इसी में क्या किया था कि 1931 में गांधी जी को दबंगा फकीर कहा गया था लॉर्ड इरविन द्वारा। और क्या किया था कि यह वहाँ से वो बहुत निराश होकर के गांधी जी लौटे थे, क्योंकि उनकी जो मांग थी वहाँ पे पूरी नहीं की गई थी। और इसमें उनको लौटने के बाद यहाँ पर गांधी इरविन समझौता हुआ। यहाँ से क्या हुआ कि महात्मा गांधी का लौटने के बाद, तो गांधी जी की बात तो वहां पे बनी नहीं, इंग्लैंड में गांधी जी की बात नहीं बनी, तो यहाँ पे गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ। और पीछे वाला वीडियो में आपने देखिएगा कि गांधी दास पैक्ट हुआ था, वो 1924 में हुआ था। वह गांधी दास पैक्ट, पूना पैक्ट गांधी इरविन समझौता को बोलते हैं ना, कि गांधी दास को, तो इसीलिए इसको पूना पैक्ट ये हुआ, गांधी इरविन समझौता। और पूना पैक्ट जो हुआ था, वह पूना पैक्ट समझौता हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। इस चीज़ को दिमाग में थोड़ा रिकॉल रखिएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा रिकॉल भूल गया था, फॉलो में बुला गया था पूना पैक्ट। अब देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, क्योंकि इरविन समझता था कि गांधी जी को, गांधी के बिना यह देश मैं नहीं चला सकता हूँ, तो इसीलिए 5 मार्च 1931 को। और इसमें दूसरा हुआ फिर पूना पैक्ट पूना में हुआ। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1931 को हुआ। सत्य इसमें क्या पूना पैक्ट में था, क्योंकि गांधी जी और अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और वो इंडिया से कटते हुए जा रहे थे, और उन्होंने हर जन के लिए डिफरेंट टाइप की मांग रखना स्टार्ट कर दिए थे। डिफरेंट टाइप की मांग उनकी रहती थी, इसीलिए। और उनकी मांग ये बहुत अच्छा था, उन्होंने क्या, अंबेडकर को संविधान का निर्माता नहीं, हम लोग निर्माता बोलते हैं, तो वह संविधान के निर्माता से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनका जो योगदान रहा वो महिलाओं के प्रति उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा। महिलाओं को कैसे सुयोग्य बनाना है, उसको कैसे लोगों के बीच में जुड़ना है, इसीलिए उन्होंने, अंबेडकर ने इसकी बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। महिलाओं के लोगों जो कार्य करने की, अंबेडकर ने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया था। तो गांधी जी पूना पैक्ट समझौता जो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ, जिसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने 71 जो मांग थी उससे बढ़ा करके, पहले 71 की जो उनकी जो मांग थी उसको बढ़ा करके 147 कर दिया गया, और जिससे अंबेडकर जी भी मान गए। तो इसी तरह क्या हुआ कि
पूना पैक्ट समझौता हुआ, जिसमें गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था, और गांधी जी जो पहले 71 सूत्री मांग थी उसको बढ़ा करके 147, इनको 71 सीट रिजर्व पहले था, उसकी जगह पर उनको 147 सीट का रिजर्वेशन मिला। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, और क्यों व्यक्तिगत सत्याग्रह किया इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी का जो रणनीति था उसको अंग्रेजों ने समझ लिया था। तो अंग्रेजों ने समझ लिया था तो अब महात्मा गांधी ने भी बहुत दूर के सोचते थे कि अंग्रेज समझ लिया, मैं कोई आंदोलन करूंगा तो वह क्या करेगा कि उसको कुचलने का प्रयास करेगा या मेरे को दमन करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम चुपचाप कुछ दिन मौन रह जाते हैं, कोई आंदोलन नहीं करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, मानी कि मौन रहना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह माने कि चुप्पे जानिए, उस दिन में एकदम चुपचाप बढ़ जाना है। महात्मा गांधी ने 1940 से क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया। और व्यक्तिगत इसके प्रथम जो सत्याग्रही थे वह विनोबा भावे थे। दूसरे जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे जो सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त थे। ये 3 सत्याग्रही माने हुए जो चुपचाप मौन रहना है, इसके बीच में कुछ नहीं करना है। इसके बीच में क्या करते थे कि वो कुछ नहीं करते थे, अपना छोटा मोटा जो कार्य है, आंदोलन से जुड़ना ही नहीं है। अब इसके बाद सत्याग्रही व्यक्ति सत्याग्रह इन्होंने 1940 में स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जब व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद जब आते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि वह डिफरेंट टाइप के आंदोलन करते हैं, और उसी के बाद क्या करते हैं कि अपने देश को वो आज़ाद करा के ले जाते हैं। अब देखिए, अभी ये सब चीज़ आते हैं। अब ये तो हो गया। अब 1942 में फिर इनका उदय होते हैं। 2 साल के बाद इनका उदय होते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। अब भारत छोड़ो 8 अगस्त क्रांति, जिसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। 8 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर गांधी जी को आगा खां पैलेस में, जब अब उसके बाद क्या भारत छोड़ो आंदोलन चलता है 1931 में। और यहाँ पर क्या होता है कि 0 आवर चलाया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है कि जो भी बड़े नेता होते हैं उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। अरेस्ट करके उनको क्या करता है कि जेल भेज दिया जाता है। महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैं खत्म कर चुका हूँ। आज फिर हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग झलक देखते हैं, और राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ कहाँ पे महत्वपूर्ण थी इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी एकत्रित करते हैं। इस तरह से हमारा सारा चीज जो है कवर होते हुए जा रहा है। अब हम लोग इसमें आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को INC इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1885 को हुआ था। इसके संस्थापक जो थे ये थे, आप लोग जानते हैं इसकी स्थापना 1885 को हुआ था। इसके संस्थापक जो थे ये संस्थापक जो इसको थे जो A.O. ह्यूम थे। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ये अब देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो बम्बई में हुई थी। जगह जो था वो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, संस्कृत जो विद्यालय थी वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। नामकरण इसका रखा था दादा भाई नौरोजी ने। पूर्वा नाम इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्र इसका नामकरण किए थे दादा भाई नौरोजी। थोड़ा जल्दी में नामकरण हम लोग इसका लिखते हैं। नामकरण इसका किया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इनका नामकरण किया था। दादा भाई नौरोजी, नामकरण दादा भाई नौरोजी दिया गया था। इसका पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। पूर्व भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। डफरिन और इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। पूर्व नाम इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और इसमें हम एक और चीज बता देते हैं, इसका कथन डिफरेंट टाइप के लोगों ने इसका कथन दिया। डफरिन ने इसके सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संज्ञा दी थी। अल्पसंख्यकों की संख्या, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या डफरिन ने दिया था। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। और तीसरा जो था वो तिलक ने बोला था भीख मांगने वाली संस्था। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की स्थापना में उसको बोला था कि भीख मांगने वाली संस्था थी। फिरोज शाह मेहता बोला था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। और गांधी जी भी इसके खिलाफ में थे। आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्ति का सुझाव गांधी जी ने क्या किया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की समाप्ति की घोषणा की थी। तो इसलिए हम लोग याद करना है डफरिन ने क्या कहा था। डफरिन ने कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी लोगों की संख्या की, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। कर्जन ने कहा था कि यह पतन की ओर लड़खड़ाती हुई संस्था है। तिलक ने कहा था यह भीख मांगने की वाली संस्था है। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि इसकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। और गांधी जी ने क्या किया था कि देश आज़ाद होने के बाद बोला था कि कांग्रेस को भंग कर दे, खत्म कर दे। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि हमारा जो कांग्रेस का जो ये है अधिवेशन कहाँ हुआ था और कांग्रेस क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ। कांग्रेस सक्सेसफुल होने का इसका सबसे बड़ा कॉज था क्योंकि इसने क्या किया था कि जितना भी इंडिया में जो भी जगह है पैलेस है उस जगह पर सभी लोगों को क्या किया कि एकत्रित करने का कोशिश किया। हर एक कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ा, हर एक जगह से उसने जुड़ाव रखा, हर एक जगह पे। इसलिए आप देखिएगा कि इसका पहला होता है कलकत्ता, उसके बाद पहला होता है देखिएगा बम्बई में, उसके बाद होता है कलकत्ता, उसके बाद फिर चला जाता है मद्रास। मानिए कि इस तरह से देख करके पूरे इंडिया का हर एक कोना में जा करके अपना फैलाव करता है और हर एक कम्युनिटी, हर एक वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश करती है। तो इसीलिए हम लोग पहले देखते हैं इसका जो अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसलिए हम लोग एक स्लाइड लिखेंगे अधिवेशन। देखिए इसमें जितना चीज हम लोग लिख रहे हैं उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही याद रखना है, या बार बार लोग भूल जाता है। अधिवेशन अधिवेशन स्थान, अध्यक्ष और विशेषता। अध्यक्ष और विशेषता ज्यादा हमको इसमें याद नहीं रखना है। विशेषता, अब देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इसका पहला जो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थान जो था वह बम्बई था। इसकी स्थापना जो हुई थी वो गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी देखिए बम्बई में हुई थी। इसके जो पहला अध्यक्ष थे वह W.C. बनर्जी थे। W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। W.C. बनर्जी
क्योंकि पहला है तो इसको याद रखना आपको सबसे जरूरी था। और इसमें 72 लोगों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो इसीलिए प्रथम को सबसे पहले याद रखना है। और प्रथम सचिव जो इसको थे वह येओहिम थे। येओहिम सचिव थे। इसीलिए इस चीज को हमको याद रखिएगा थोड़ा कि प्रथम वाले को तो सबसे ज्यादा याद रखना है। 1885 में इसकी बंबई में स्थापना हुई, W.C. बनर्जी, और विशेषता इसकी 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। प्रतिनिधि लिखना चाहिए लेकिन प्रतिनिधि लिख दिया। और ये वो हिम सचिव थे इसके। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ वो 1886 में, 1886 में। और बंबई के बाद ये कहाँ आ जाता है? कलकत्ता। तो इसीलिए मैप में आप कभी देखिएगा, मैप में आप इंडिया के जो मैप उठाइएगा उसमें आप लोग देखिएगा कि इंडिया के मैप में देखिएगा कि पहला जो अधिवेशन होता है वो बंबई में होता है, बंबई में। फिर उसके बाद यह क्या करता है कि कलकत्ता चला जाता है, इस तरीके से। उसके बाद देखिएगा कि यह डायरेक्ट मद्रास में होता है, मद्रास में आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मद्रास के बाद क्या होता है कि यह फिर इलाहाबाद चला जाता है। फिर यहाँ से होते हुए यह क्या करता है कि इलाहाबाद चला जाता है, एक कलकत्ता यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से जाकर के यहाँ हो जाता है। तो ये पूरा डाइवर्सिटी का पूरा ये ध्यान रखता है। और क्या करता है कि 1886 में कलकत्ता में होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी। देखिए इसमें हम लोग जो एग्जाम में जो पूछता है वहीं से हम लोग इसको उठाए, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी सबसे, देखिए दादा भाई जो नौरोजी थे वो 1886 1893 यह क्या किए थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष सबसे ज्यादा बार रहे थे। और 1906 इसमें इन्होंने क्या किया था कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इस चीज को याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाला दादा भाई नौरोजी ने किया था। और उसके बाद देखिएगा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। इस चीज पर थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा मेरे को भी मिस्टेक लग रहा है। 1800। और उसके बाद हम लोग आते हैं 1887 में यह क्या करता है कि मद्रास चला जाता है। 87 में मद्रास। पहला हो गया W.C. बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा में जो आता है वो बदरुद्दीन तैयब। तो इसमें बात रखिए, पहला हिंदू, दूसरा पारसी। और देख रहे हैं कि पहले बदरुद्दीन तैयब जी, इसीलिए सब बदरुद्दीन तैयब जी, ये बदरुद्दीन तैयब जी। और इसमें क्या होता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इसको याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, मुस्लिम अध्यक्ष। उसके बाद आते हैं हम लोग 1888। और देखिएगा कि इससे हम याद करने का भी तरीका हम आपको बताएंगे। 1888 बंबई, कलकत्ता, मद्रास और उसके बाद आता है इलाहाबाद। इसके बाद आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो अध्यक्षता जो कर रहे थे वो जॉर्ज यूलो थे। अब देखिए यहां पे आ गया क्रिश्चियन, इसीलिए इन्होंने डाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा था। जॉर्ज यूलो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और प्रथम अंग्रेज यानी कि गैर मुस्लिम, गैर हिंदू, गैर इंडियन, सॉरी। अब देखिए हमको याद क्या करना है कि यहां से क्या करना है कि चार को एक साथ याद करना है। ऐसे बार बार याद कीजिएगा तो भूलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो पहला हम देखेंगे कि 1885 में जो मेरा अध्यक्ष हुआ था वह बंबई में हुआ था। W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था।
लिया था और ये वो हिंद सचिव थे। उसके बाद देखते हैं 1886, 1885, 1886। 1886 में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता में हुआ था, जहाँ दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1886, 1893 और 1906। उसके बाद आते हैं 1887, मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 का जो अध्यक्षता हो गया वो इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज हीरो ने इसकी अध्यक्षता की थी। वह प्रथम गैर कांग्रेसी थे, प्रथम इंडियन थे और प्रथम अंग्रेज थे। तो इसीलिए इस तरीका से हम लोग याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे कि 1885 में इसकी अध्यक्षता हुई, वो मुंबई में हुई। इसमें इसकी अध्यक्षता कर रहे थे WC बनर्जी। इसमें जो भाग लेने वाले 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया, ये वो इसके अध्यक्ष थे। दूसरा जो हुआ वह 1886 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और ये जो अध्यक्षता हुई वह इलाहाबाद में दूसरी जो अध्यक्षता हुई वह कलकत्ता में हुई और इसके जो अध्यक्ष थे वह दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1886, 1930, 1886, 1893 और 1906। 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की। उसके बाद तीसरा हम लोग आ जाते हैं 1887। 1887 में क्या किया, बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता की। यह मद्रास में हुआ था और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में क्या हुआ था कि इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता थी और जॉर्ज हीरो ने, जो प्रथम गैर इंडियन थे और प्रथम अंग्रेज थे। तो इस तरीका से हम लोग 4-5 क्या बंच बना करके इसको हम लोग याद करेंगे। अब फिर आते हैं अब जहां से इंपॉर्टेंट है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है इससे भी। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि 1896 में जो अध्यक्षता होती है वह कलकत्ता में होती है। 1896 कलकत्ता में होती है और रहमतुल्ला इसके अध्यक्ष होते हैं। रहमतुल्ला इसके अध्यक्ष होते हैं रहमतुल्ला। और इसकी विशेषता क्या थी कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम प्रथम बार गाया गया 1896 में कलकत्ता में। रहमतुल्ला इसके अध्यक्ष थे, वंदे मातरम गाया गया। अब आते हैं 1905, 1906 और 1907। अब यहां से देखिए 1905, 1906, 1907। अब देखिए ये 3 को हम लोग बंच बनाएंगे। 1896 कलकत्ता में रहमतुल्ला और वंदे मातरम गाया गया था। 1905 में क्या हुआ था कि 1905 में जो हुआ था वह जो अध्यक्षता हुई थी वह वाराणसी। और इसमें क्या किया था, इसमें जो अध्यक्ष जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके जो अध्यक्ष थे वह गोपाल कृष्ण गोखले। और इसकी अध्यक्षता के मेन जो कॉज था वह क्या था, स्वदेशी बंग भंग का स्वदेशी यानी कि बंग भंग की प्रस्तावना और आंदोलन रखा गया था। बंग भंग आंदोलन का समर्थन हुआ था। स्वदेशी और बंग भंग का समर्थन हुआ था। उसके बाद 1906 में कलकत्ता में, अब देखिए फिर आ गया 1906 कलकत्ता। नौरोजी का मतलब दादा भाई नौरोजी। और ये क्या किए थे, इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज जो शब्द था उसका प्रयोग किया गया था। और 1907 का जो अधिवेशन हुआ सूरत में, रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो रास बिहारी बोस कर रहे थे। और इस आंदोलन का और इसके जो सूरत अधिवेशन था इसी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन, और सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था।
कांग्रेस विभाजन, नरम और गरम दल में, नरम और गरम दल में। तो देख लीजिए, इसको हमको याद कैसे रखना है। 1896 को हम लोग छोड़ देंगे। 1896 का जो अधिवेशन हुआ था उसको हम सिंगल याद रखें। कलकत्ता में इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह थे और वंदे मातरम गाया गया था। अब हम लोग देखेंगे 1905 से याद करेंगे। 1905 में क्या हुआ था कि ये अधिवेशन हुआ था वाराणसी में, और गोपाल कृष्ण गोखले जो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता की है। और इसमें स्वदेशी का बातचीत था। 1906 में कलकत्ता में नवरोजी और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस और गरम दल और नरम दल की, इसकी हम लोग याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1896 में एक पार्ट है उसको अलग छोड़ देंगे। वह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, रहमतुल्लाह उसके अध्यक्ष थे और वंदे मातरम गाया गया था। तीसरा हम लोग देखेंगे 1905 में वाराणसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता थे और इसमें स्वदेशी की मांग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था। तीसरा जो था 1906 में जो हुआ था वो सूरत अधिवेशन। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था और इसमें दादा भाई नौरोजी थे और स्वराज शब्द की मांग की थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे और इसी में बंगाल का विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक याद करेंगे। और फिर यहाँ से जो बात जो आएगी, फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1907 के बाद 1911 पर चलते हैं। अब हम लोग आते हैं 1911 अधिवेशन में। 1911 का जो अधिवेशन हुआ था वह क्या कहते थे कि इसमें देख रहे हैं बार बार कलकत्ता में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है। कलकत्ता इसीलिए क्योंकि उस समय जो आंदोलन का जो मेन गढ़ था वह कलकत्ता ही था। बहुत कम जगह इतनी ज़्यादा आंदोलन थी और क्रांतिकारी लोग कलकत्ता में सबसे ज़्यादा उभरे हैं। तो इसीलिए कलकत्ता का बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि कलकत्ता अधिवेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो 1911 में फिर आता है कलकत्ता। 1911 में कलकत्ता आता है और इसका जो अध्यक्षता जो कर रहे थे विश्व नारायण धर। विश्व नारायण धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इसकी अध्यक्षता में क्या कहता है, जन गण मन प्रथम बार गाया गया था। तो इसीलिए याद रखिएगा, जन गण मन पहली बार गाया गया था। तो इसीलिए इस वाले पार्ट को देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो सिंगल होगा। 1800 में कलकत्ता में वंदे मातरम गया था, 1911 में कलकत्ता में, और दोनों अधिवेशन कलकत्ता का है और मिशन जन गण मन गया था। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग आते हैं 1916 और 17, इसको एक साथ ही याद करना। 1916 और 1917 इसको एक साथ ही याद करना है। 1916 में क्या हुआ था कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ स्थान जो जगह था वो लखनऊ हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण मजूमदार और इसका इंपॉर्टेंट बिंदु जो क्या था 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, और इसने क्या किया था कि नरम और गरम दल को फिर एक साथ कर दिया था। नरम दल और गरम दल को एक साथ कर दिए थे, नरम और गरम दल को एक साथ, गरम दल को एक साथ किया था और मुस्लिम लीग को भी एक साथ कर दिए थे। तो इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंबिका चरण, स्वराज शब्द का भी प्रयोग हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस भी क्या था, गरम कांग्रेस लीग का भी समझौता हुआ। उसके बाद 1917 में देखते हैं फिर कलकत्ता अधिवेशन। अब देखिए 1917 जो होता है फिर कलकत्ता में आ जाता है, इसलिए आप देखिए कलकत्ता बहुत ज्यादा इस समय जो थी वह एनी बेसेंट, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी या प्रथम महिला अध्यक्ष थी। देखिए महिला अध्यक्ष, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा।
1917 में जो हुई वह क्या हुआ कि कलकत्ता में प्रथम मुस्लिम महिला प्रथम महिला अध्यक्ष। दो चीज़ बार बार कंफ्यूज करता है। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष क्या है तो वहाँ से क्वेश्चन में ना एनी बेसेंट जाएगा, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ दिया जाए तो वह सरोजनी नायडू थी और 1925 में कानपुर अधिवेशन में वह उसकी अध्यक्षता की थी। तो इसीलिए यहाँ तक आपको याद रखना है 1917 तक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब अपना पर्सन इसको कुछ देर के बाद इसको हम लोग खत्म करेंगे, खत्म होने वाला ही है। तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 1917 तक तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 1924 स्थान था बेलगांव, इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1924 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो बेलगांव में। गांधी जी मात्र एक बार अध्यक्ष रहे, एक बार अध्यक्ष रहे। अब उसके बाद हम दो देख लेते हैं 1925 में कानपुर, 1924 और 1925 में। 1925 में कानपुर सरोजनी नायडू इसका अध्यक्ष रहे। सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता की थी और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इसको हमको याद कैसे रखना है, 1917 में वो थी, 1924 और 1925, क्योंकि 1924 तो आपको तुरंत याद रहेगा कि ये महात्मा गांधी बेलगांव में किए थे और महात्मा गांधी द्वारा। 1925 में प्रथम भारतीय महिला जो थी वह कानपुर की अध्यक्षता की थी। अब हम लोग यहाँ से आ जाते हैं, अब एक और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं 1938 और 39। 1938 और 39 एक साथ हमको याद रखना है, हरिपुर और त्रिपुरी। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ देता है क्योंकि हरिपुरा और त्रिपुरी, ये दोनों के अध्यक्षता जो थे वो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। और इसी त्रिपुरी में कुछ घटना घट जाती है जिसके कारण उनको बीच में अध्यक्ष होना पड़ता है और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते हैं। और देखिए त्रिपुरी जो हो गया वह गुजरात में है और हरिपुरी जो है वो गुजरात में है और त्रिपुरी जो है वह एमपी में है। तो 1938 में हरिपुरी में और 1939 में त्रिपुरी में ही कुछ घटना घट जाती है जिसके कारण उनको बीच में ये अपना अध्यक्षता छोड़ देते हैं। और इनको छोड़ने के बाद क्या करता है कि उसके बाद राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं त्रिपुरी का। राजेंद्र प्रसाद। तो इसी तरह 38-39 जहां से क्वेश्चन पूछता है हम उस बात की चर्चा कर देते हैं। अब देखिए 1940 से 45, क्योंकि बीच में कुछ भी आंदोलन नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी थे, उनको क्या किया गया कि अरेस्ट कर दिया। ये अबुल कलाम 1940 से 45 की जो अध्यक्षता थी, क्योंकि 1940 से 45 सबसे लंबा टर्म था। अबुल कलाम ने इसकी लंबे समय तक अध्यक्ष रहा और सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1940 से 45 यह सबसे लंबे समय तक रहे क्योंकि सारे नेता तो जेल में थे और उसके बाद लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और सबसे युवा भी थे। इसलिए जो चीज बताया उसको याद रखिएगा, सबसे युवा भी थे।
अब आते हैं 1946 से 47। देखिए कभी कभी पूछ दिया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता समय संग्राम के समय 1946 से 47 के बीच में जो मेरठ में अधिवेशन हुआ था, मेरठ अधिवेशन, उस समय मेरठ अधिवेशन चल रहा था और इसके जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। उन्नीस सौ 46 से 47, सॉरी, तो इसको याद रखिएगा। 1946 में मेरठ अधिवेशन था और जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। और स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे पूछ लिया जाता है, तो स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष। अब 1948 स्वतंत्रता के बाद कौन अध्यक्ष थे, तो स्वतंत्रता का बाद, अब स्वतंत्रता का बाद जो हो गया वो 1948 में हो गया। और 1938 में जिस समय स्वतंत्रता हो रहा था उस समय 55वां अधिवेशन चल रहा था। ये भी चीज को याद रखिएगा, 55वां अधिवेशन स्वतंत्रता के बाद जो हुआ वो 55वां अधिवेशन, स्वतंत्रता के समय 54वां अधिवेशन था। और यह अधिवेशन जो हुआ वह जयपुर में था। जयपुर में यह अधिवेशन चला और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता। तो स्वतंत्रता से पहले जेबी कृपलानी, स्वतंत्रता के बाद और पट्टाभी सीतारमैया। और पट्टाभी सीतारमैया ने ही कांग्रेस का क्या किया था कि इतिहास लिखा था। कांग्रेस का इतिहास जो लिखने वाले थे वो पट्टाभी, कांग्रेस का इतिहास जो लिखा था वो पट्टाभी सीतारमैया ही थी, एक कांग्रेस का इतिहास लिखे थे। तो देख लिए हम लोग कांग्रेस में क्या क्या अधिवेशन हुआ, किस क्षेत्र में अधिवेशन हुआ, क्यों सक्सेसफुल हुआ। अब आगे हम लोग जो अगला जो मेरा टॉपिक आएगा वो गवर्नर जनरल, वायसराय में क्या अंतर है, कि क्यों वायसराय बोलते हैं, क्यों कभी गवर्नर बोलने लगते, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड नंबर 4 होगा वो अपना। और इसमें हम लोग जो भी वीडियो होगा 2 घंटा के करीब का यह वीडियो होगा, इसको आप लोग देखिए। और इस वीडियो से आप फुल्ली अगर 2 घंटा निकालते हैं तो आपको बीपीएससी प्रीलिम्स या किसी भी स्टेट लेवल का प्रीलिम्स आप 15 दिन में फुल्ली तैयारी करा सकते हैं। क्योंकि मैंने उसी क्वेश्चन को डाला है जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ से आने की संभावना है, क्योंकि इसी सब से क्वेश्चन आता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आपको बार बार इसी चीज़ को रिवीजन करना है। और देखिए अब आज का मेरा एपिसोड आज यहीं पे ख़त्म होता है। फिर आगे का जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो गवर्नर जनरल और वायसराय, इसके बारे में यह टॉपिक होगी। और फिर उसके बाद जो हम लोग देखेंगे 2 घंटे के अंदर में जो भी वीडियो कवर होने वाली होगी वो हो जाएगी। तो ठीक है, इतना ही। अगर ऑलरेडी मैंने पहला और दूसरा एपिसोड डाल दिया है। पहले में जो स्टार्टिंग मैंने किया था कि क्या क्या प्रीलिम्स और स्टेट के लिए, दूसरा में भी जो वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी बहुत 1, 2, 3, 4 करके मैंने सीरीज डाला हुआ है वीडियो का, आप उसको देखिए और उससे आप अपने रिवीजन को आगे बढ़ाइए, जिससे आप भी सक्सेसफुल हो। इस तरह से अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, आप बहुत मेहनत करते हैं, तब तक मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। ओके, थैंक यू और ऑल ऑफ गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम।